सोलो लेवलिंग नेक्स्ट चैप्टर। तो आगे के इस चैप्टर में हम देखते हैं मिस्टर लियू को, जो संग जिनवू से कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो बीस्ट तुम्हारे फादर ना हो। और हंटर लियू वहां से चला जाता है। इसके बाद मिस्टर वाइड संग जिनवू से कहते हैं, उसने कहा कि वो कभी भी आपके साथ लड़ाई नहीं करना चाहता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो आपको ताना मार रहा था। इस पर संग जिनवू कहता है, तो सब ठीक है। आगे मिस्टर डेविड ब्रेनर संग जिनवू के पास आते हैं और वो कहते हैं, मिस्टर संग, क्या आप हमें कुछ मिनट दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। और आगे यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिसेस सेलनर को, जो संग जिनवू के सामने बैठी थी, और वो कहती है, काफी समय हो गया मिस्टर संग। हाँ बिल्कुल, मुझे आपसे फिर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्या कोई मैटर है या कोई नई अपग्रेड? इस पर मिसेस सेलर कहती हैं, हाल ही में मैं हर रात एक ही सपना देख रही हूँ। एक सपना जिसमें ग्रेट हंटर्स का शिकार कोई कर रहा है, और फिर कुछ दिन बाद वही सपना हकीकत बन जाता है। इस पर संग जिनवू कहता है, क्या क्रिस्फोर्ड रीड के साथ भी यही हुआ था? आगे मिस्टर डेविड ब्रेनर कहते हैं, हाँ, हमने क्रिस्फोर्ड को चेतावनी दी थी, लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी, और इसका रिजल्ट ये रहा। खैर, मुझे यकीन है कि तुम पहले से ही अच्छी तरह जानते हो, है ना? अब मिसेस सेलर कहती हैं, पावरफुल हंटर जो हमारी दुनिया की रक्षा कर रहे हैं वो मरते रहेंगे। जो लोग उन हंटर का शिकार कर रहे हैं वो कुछ भी करने से नहीं रुकेंगे। आगे संग जिनवू कहता है, तो क्या आप मुझे उनसे सावधान करने की चेतावनी देने के लिए यहाँ पर आई हैं? नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम हंटर्स की रक्षा करो। मैंने अपने सपने के अंदर बार बार आने वाले हमलावरों के चेहरे को याद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। इसलिए मैंने एक अलग तरीका आजमाने का फैसला किया है। मैंने ये तय किया है कि मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करूंगी, ताकि सपने के भीतर देख सकूं कि वो हमलावर कौन है। इस पर संग जिनवू कहता है, क्या आपने उस समय मेरी आंखों में भी ये देखा था? हाँ, मैंने उसमें लिमिटलेस पावर देखी थी, और जब मैंने उस चीज से आंखें मिलाई तो मेरे पास जागने के अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं थी। मैं अब भी साफ साफ याद कर सकती हूँ, और उस आवाज को सोचकर कांप उठती हूँ, जो मुझसे तब बोली गई थी जब हमारी नजरें आपस में टकराई थी। अब जिनवू मिस्टर सेलर से पूछता है, वास्तव में वो चीज आपसे क्या कह रही थी? इस पर मिसेस सेलर कहती हैं, वापस जाओ और शांत रहकर उस आने वाले बड़े महायुद्ध का इंतजार करो। आगे संग जिनवू अपने मन में इसके बारे में सोचता है और कहता है, वो जिसके बारे में बात कर रही हैं, इसके बारे में जायंट किंग ने भी मुझे बताया था। रूलर्स और मोनार्च के बीच लड़ाई। फिर जो लोग हंटर्स के पीछे हैं वो किसकी साइड हैं? अब सन जिनवू कहता है, लेकिन इसका आपके रिक्वेस्ट से क्या लेना देना है? आगे मिसेस सेलर कहती हैं, मिस्टर संग, मैंने आपके भीतर भी वही शक्ति देखी थी। और जिनवू अपने मन में सोचता है, क्या उस दिन उसने मेरे अंदर शैडो मोनार्च की पावर्स को देखा था? अगर उसके सपने में आने वाले हमलावरों में इतनी शक्ति होती तो? अब मिस्टर डेविड ब्रेनर कहते हैं, एक ऐसे हंटर की जो उनके बराबरी का खड़ा हो सके। सच कहे तो जब हमें बताया गया था कि तुम अकेले हो जो बाकी हंटर्स की रक्षा कर सकते हो, तो हमें शक हुआ था। लेकिन कल मिस्टर आंद्रे के साथ तुम्हारी लड़ाई देखने के बाद हमारी राय बदल गई। बिल्कुल, हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम हमारी मदद बिना किसी इनाम के करो। हम तुम्हें वो सब देने को तैयार है जो तुम मांगोगे, यहाँ तक कि र्यून स्टोन को भी, जो कमिस की छोड़ी हुई सबसे अनमोल चीज है। इस दुनिया में कुछ ऐसे हंटर भी हैं जिन्हें स्पेशल पावर मिली है, और उनकी पावर्स ने ही दुनिया को अब तक सुरक्षित रखा है। उनके बिना दुनिया बिखर जाएगी। अब संग जिनवू कहता है, मुझे माफ करना। आगे मिस्टर डेविड ब्रेनर संग जिनवू की ये बात को सुनकर थोड़ा हैरान होते हैं, और वो कहते हैं, क्या ये इसलिए है क्योंकि आप अभी भी मिस्टर आंद्रे से नाराज हैं? और संग जिनवू कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है कि मुझे किसके खिलाफ लड़ना चाहिए। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। और संग जिनवू वहां से उठकर बाहर की तरफ निकल जाता है। अब मिस्टर वाइट संग जिनवू की उस बात को याद करते हैं जब संग जिनवू उस गिल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर सभी हंटर्स के सामने वो बात कहता है, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, भले ही मुझे दुनिया भर के सभी हंटर के खिलाफ खड़ा क्यों ना होना पड़े। अब जिनवू वहां से जा ही रहा था और वो कहता है, मिस्टर वाइट, क्या आप मुझे उन हंटर्स की लिस्ट दे सकते हैं जिन्हें आप बचाना चाहते हैं?
अगर आप उन लोगों के साथ मेरी एक मुलाकात करा दें, तो मैं कुछ कर सकता हूँ। अब मिस्टर वाइट एक्साइटेड हो जाते हैं और वो संग जिन्हों की ये बात को सुनकर खुश होते हैं। अब आगे हम देखते हैं उस पार्टी के अंदर जहाँ पर सभी हंटर इकट्ठा हुए थे और उस पार्टी के अंदर तरह-तरह के हंटर्स आए हुए थे। अब संग जिन्हों जिन्हों के साथ उस पार्टी के अंदर एंटर होता है और वो जिन्हों से पूछता है, तुम कैसा महसूस कर रहे हो जिन्हों? अब मुझे बेहतर महसूस हो रहा है सर। जब मैंने सुना कि आपने थॉमस आंद्रे, जिस आदमी को लोग हंटर किंग कहते हैं, उसके साथ लड़ाई की ताकि मुझे बचा सके, तो मैं हैरान हो गया। आगे हम वहाँ पर सभी हंटर्स को देखते हैं जो संग जिन्हों की तरफ देख रहे थे और वो कहते हैं, अरे वहाँ देखो, वो हमारे सामने है, लेकिन मुझे उसकी प्रेजेंस बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है। क्या वो एक अलग लेवल पर पहुंच चुका है? संग जिन्हों ने उस आदमी को बचाने के लिए थॉमस आंद्रे से भी लड़ाई की थी। आगे हम देखते हैं वहां पर एक बिजनेसमैन आता है और वो संग जिन्हों से कहता है, आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है मिस्टर संग। मैं एक कंपनी का सीईओ हूँ जो मरे हुए बीस्ट के ऊपर रिसर्च करती है। मुझे उन जायंट को खरीदने में दिलचस्पी है जिन्हें आपने हराया था। क्या मैं आपका थोड़ा समय ले सकता हूँ? आगे जिन्हो कहता है, अच्छी टाइमिंग है। मैं ज़्यादातर रेड की जिम्मेदारी संभालता हूँ, जबकि मेरे साथ खड़े हुए वाइस गिल्ड मास्टर बिजनेस से जुड़ी बातों पर ध्यान रखते हैं। आगे जिन्हो कहता है, मैं वो जिन्हो हूँ, एजेंट गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। मैं आमतौर पर इस तरह की पार्टी में बिजनेस के बारे में बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए एक एक्सेप्शन हूँ। अब संग जिन्हों जिन्हों को देखकर खुश होता है और उसे उसके ऊपर प्राउड भी होता है। सच में जिन्हों वाइस गिल्ड मास्टर के रूप में ग्रो कर रहा है। आगे हम देखते हैं मिस्टर वाइट को, जो संग जिन्हों को उन सभी हंटर्स की लिस्ट देते हैं और कहते हैं, हंटर ब्यूरो सभी हंटर्स की रैंक उनके कारनामों के आधार पर एक पॉइंट सिस्टम से करता है। इस लिस्ट में जो 10 हंटर हैं, उनके सबसे ज़्यादा पॉइंट हैं। अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं, तो उन्हीं लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको दी जाएगी। इसलिए ये लोग आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी हैं। अब संग जिनवू कहता है, हंटर पॉइंट, मैं इन हंटर के बीच किस रैंक पर आता हूँ? और मिस्टर वाइट कहते हैं, अगर जाइंट पर आपकी जीत को ध्यान में रखा जाए, तो आप शायद तीसरे या चौथे प्लेस पर होंगे। आगे संग जिनवू उस लिस्ट को देखता है जिसमें पहले नंबर पर थॉमस आंद्रे, दूसरे पर लिू जिंगझंग, तीसरे पर क्रिसफोर्ड रीड और चौथे नंबर पर सिद्धार्थ बच्चन था। और संग जिनवू कहता है, उफ, कितना झंझट है। हर एक का नाम याद रखने से अच्छा है कि मैं इन सबके साथ एक-एक शैडो भेज दूं। वैसे भी ये जगह मेरे शैडो सोल्जर्स को भेजने के लिए बिल्कुल सही है। और आगे हम देखते हैं कि संग जिन्वू अपने सभी सोल्जर्स को एक-एक करके वहां पर जितने भी हंटर्स थे, उन सभी हंटर्स की शैडो के अंदर छिपा देता है और वो कहता है, मैं इन हंटर्स का इस्तेमाल करूंगा मोनार्च के करीब पहुंचने के लिए। फिर मैं ये समझ पाऊंगा कि कौन अपना है और कौन दुश्मन, और ये भी जान पाऊंगा कि अपोनेंट से कैसे लड़ना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं वहां पर थॉमस आंद्रे एंटर होता है, जिसे देखकर मिस्टर जेंचुल कहते हैं, मिस्टर संग। जिनवू कहता है कि चिंता मत करो। आगे थॉमस आंद्रे कहता है, संग जिनवू, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझे बताया गया है कि मेरे लेफ्ट हैंड का इलाज हीलर नहीं कर सकते, क्योंकि मैजिकल पावर से इसे बहुत नुकसान हुआ है। मेरे डॉक्टर ने भी ये बात कही है। हालांकि मेरा लेफ्ट हैंड धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन इसे पूरी तरह से ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा। तुम ना सिर्फ मुझे खत्म करने में काबिल थे, बल्कि मेरी पूरी गिल्ड को भी खत्म कर सकते थे। लेकिन उस सारी तबाही के बीच एक भी इंसान मारा नहीं गया, सिवाय मिस्टर हुआंग के, जिसने ये सब शुरू किया था। क्यों? क्यों तूने हमारी जान बख्श दी? आगे जिन्वू कहता है, क्योंकि तुम में से किसी ने भी कोई ऐसा क्राइम नहीं किया था जो इतना घिनौना हो कि तुम्हें मौत की सजा दी जा सके। आगे थॉमस आंद्रे कहता है, अच्छा, ऐसा है। और वो वहां से जाते हुए कहता है, मिस्टर संग, मैं मिस्टर वंग के अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी करने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि उसने इतना गंभीर अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे एक सम्मानजनक अंतिम विदाई देनी चाहिए। और हाँ, जब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा, तो चलो साथ में कुछ खाने चलते हैं।
अगर तुम अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल मेरे मैसेंजर के पास छोड़ दो, तो मैं तुमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। आगे हम देखते हैं थॉमस आंद्रे की असिस्टेंट लॉरा को, जो कहती है, मिस्टर आंद्रे आपको थैंक दे रहे हैं उनके किल्ड मेंबर्स की जान बख्शने के लिए। वो भले ही ऐसा नहीं दिखाते, लेकिन वो सच में काफ़ी शर्मीले हैं। मिस्टर संग, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल हमें दे सकते हैं? मिस्टर आंद्रे भी आपको एक गिफ्ट देकर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ बताएं। अब आगे संग जिनवू कहता है, ओह थैंक्स, लेकिन मैं ठीक हूँ। मिस्टर आंद्रे, किसी के एहसान तले रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव है। इसलिए प्लीज़ बताइए कि आपको क्या चाहिए, जो भी हो हमें मंजूर है। और संग जिनवू अपने मन में सोचता है, वो मुझे एक तोहफे के साथ थैंक्स देना चाहता है। तो ऐसा है, तो मुझे एक अच्छा सा खंजर चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक गुड डेजर ठीक रहेगा। आगे लॉरा कहती है, एक डेजर, मैं समझ गई, थैंक यू मिस्टर संग। और लॉरा वहाँ से चली जाती है। आगे मिस्टर वाइट कहते हैं, मिस्टर संग, क्या आप इस लिस्ट में शामिल सभी हंटर से मिलना चाहेंगे? संग जिनवू कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनमें से एक हंटर क्यों गायब है? मैं 6 रैंकिंग वाले हंटर को कहीं नहीं देख रहा हूँ। आगे मिस्टर वाइट कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला? हमने कॉन्फ्रेंस से कुछ दिन पहले ही उससे कांटेक्ट खो दिया था। ब्राज़ील की सरकार उसे चुपचाप तलाश रही है, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चला है। अब संग जिनवू अपने मन में सोचता है, क्या वो उसे पहले ही पकड़ चुके हैं? इसका मतलब है कि 7 लोग बचे हैं। अब आगे यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोरिया के अंदर, जहाँ पर मिस्टर गोगुनी अपने ऑफिस में बैठकर अपने आप से बात कर रहे थे। और वो कहते हैं, ये कितना अजीब है, मुझे बार बार दिल की धड़कनें तेज महसूस हो रही हैं। मुझे पहले से ही पता है कि मुझे हार्ट की समस्या थी, लेकिन अब ये हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है। क्या मैं अपने लिमिट तक पहुंच चुका हूं? मेरे डॉक्टर ने कहा था कि मैंने तुरंत रिटायरमेंट नहीं लिया तो मैं अगले 6 महीने में मर सकता हूं। लेकिन 1 साल बीत गया, फिर 1 और साल, और अब मैं यहाँ हूँ। अगर यही मेरी आखिरी सीमा है तो अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। कम से कम मैं इतनी दूर तक तो आ ही गया। अब आगे हम देखते हैं कि हंटर गोगुनी का फ़ोन बजता है और वो फ़ोन उठाते हैं। हेलो? वहाँ दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि सब ठीक है? आज कुछ बुरा तो नहीं हुआ? इस पर मिस्टर गो कहते हैं, नहीं हनी, कुछ भी नहीं हुआ। अब आगे हम देखते हैं कि मिस्टर गोगोनी को वहाँ पर कुछ महसूस होता है और वो कहते हैं, क्या बकवास है, ये कैसे हो सकता है? आगे हम देखते हैं वहाँ पर एक मोनार्च जो उनके सामने बैठा था, जिसे देखकर मिस्टर को एक पल के लिए चौंक जाते हैं और वो कहते हैं, क्या मैं उससे कम्युनिकेट कर पाऊंगा? मुझे उसकी मौजूदगी का आभास नहीं हो रहा है। वो एक ऐसा दुश्मन है जिससे मैं नहीं निपट सकता। ये जगह पहले ही पूरी तरह बाहरी दुनिया से अलग हो चुकी है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? अब वो मोनार्च अपनी पावर का एक छोटा सा अटैक मिस्टर गोगुनी के ऊपर करता है और वो कहता है, क्या वो दर्द आपको सपने जैसा लगता है? अब आगे मिस्टर गो कहते हैं, ठीक है, मैं समझ गया, ये रियलिटी है। तो फिर मैं पूछता हूँ कि तुम कौन हो? और वो मोनार्च खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम मुझे पहचानते होगे, लेकिन लगता है कि तुम सच में सिर्फ एक इंसान हो। आगे वो मोनार्च अपनी फ्रीजिंग पावर का इस्तेमाल करके वहाँ की बहुत सी चीज़ों को जमा देता है और वो कहता है, मुझे कमज़ोर लोगों को कुचलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपने आप को साबित करो। और वो मोनार्च मिस्टर गो को शानदार प्रकाश का टुकड़ा कहता है, मतलब फ्लेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। आगे वो कहता है, क्या तुम्हें डर है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा वेसल टूट जाएगा? खैर, वैसे भी तुम्हारे वेसल का जीवन जल्द ही खत्म होने वाला है। लेकिन अगर तुम डर की वजह से छिप रहे थे, तो तुम अब बात करने के लायक नहीं हो। अब आगे वो मोनार्च अपनी पावर का इस्तेमाल करके मिस्टर गोगुन्हे के ऊपर अपने प्रेजिंग बॉल से अटैक करता है और मिस्टर को अपने हाथ को आगे करके उसके अटैक से बच जाते हैं। और वो मोनार्च कहता है, तो लास्ट में हम मिल गए। आगे हम देखते हैं मिस्टर गोगुन्ही को, जो कि उस धुंध से बाहर आते हैं और वो काफ़ी गुस्से में थे। आगे वो मोनार्च कहता है, ये शानदार प्रकाश का सबसे बड़ा टुकड़ा है। आगे मिस्टर गो कहते हैं, तुमने मेरे ऑफिस को एक डायमेंशन गैप से अलग कर दिया, मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ।
आगे वो मोनार्च कहता है, मैं तुम्हें लंबे समय से खोज रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम एक टूटे हुए वेसल के अंदर फंसे होगे, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने में असमर्थ। हम पहले ही तुम सातों को ढूंढ चुके हैं और उनमें से हम दो को कुचल चुके हैं। मैं तुम्हारे उस घमंडी चेहरे पर डर की बाण देखना चाहता था। अब मैं तुम्हारा वेसल बिना किसी पछतावे के खत्म कर सकता हूँ। आगे मिस्टर गोगनी कहते हैं, तो आओ, अपनी पूरी ताकत लगाकर वार करो, फ्रोस्ट मोनार्च। आगे हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि फ्रोस्ट मोनार्च था, 9 मोनार्च में से एक। अब वो मोनार्च कहता है, तो तुम रेसिस्ट करोगे, कितनी बेहुदा बात है। अब आगे हम देखते हैं कि वो मोनार्च और मिस्टर गोगुनी एक दूसरे के आमने सामने थे, फाइट करने के लिए तैयार। मैंने इस इंसान के शरीर को अपना बना लिया है, जबकि तुम्हारा शरीर तो सिर्फ उधार का है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? अब आगे वो मोनार्च मिस्टर गो के ऊपर अपनी फ्रीजिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करता है ताकि वो फ्रीज हो जाएं। लेकिन मिस्टर गो अपने पंच से उसके सभी वार को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर एक जोरदार पंच करते हैं। लेकिन वो मोनार्च उनके पंच से बच जाता है और वो अपनी नोकेले बर्फ के कांटों से उनके ऊपर अटैक करता है। लेकिन मिस्टर गो उसके वार से बच जाते हैं और दोबारा उसके ऊपर पंच करते हैं। लेकिन यहीं पर वो मोनार्च उनके हाथ को पकड़ लेता है और उन्हें पीछे की तरफ ढकेलता है। लेकिन मिस्टर गो नीचे झुककर उसके वार से बच जाते हैं और दोबारा से उसके ऊपर एक जबरदस्त वार करते हैं और वो मोनार्च तभी उनसे दूर पीछे हट जाता है। आगे मिस्टर गो कहते हैं, मुझे जल्दी से इसे निपटाना होगा और वो मोनार्च उनके ऊपर अटैक करता है और मिस्टर गो कहते हैं, मैं अभी भी अपने शरीर को हिला सकता हूँ और वो उस मोनार्च के ऊपर अटैक करने जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर गो कमज़ोर हो चुके हैं और वो अपने मन में सोचते हैं, क्या यही मेरी लिमिट है? आगे वो मोनार्च कहता है कि क्या तुम्हारा वेसल बस इतना ही कर सकता था? कितनी शर्मनाक बात है। आगे वो मोनार्च उनके ऊपर अटैक करता है और वो अपनी बर्फ की एक बड़ी सी खील उनके सीने में घुसा देता है, जिसकी वजह से उनके मुंह से ब्लड आ जाता है। आगे वो मोनार्च कहता है, ये सोचने की बात है कि तुम सबको नए वेसल ढूंढने में कितना समय लगेगा, 1 साल, 2 साल या इससे ज़्यादा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सेना पहले ही यहाँ मौजूद है। तुम्हारे सोल्जर्स के आने से पहले ही वो इस दुनिया को तबाह कर देंगे। तुम्हारी गलती थी कि तुमने इस दुनिया में रहने वालों की रक्षा करने की कोशिश की। आगे वो मोनार्च मिस्टर गो से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारा सामना कर सकते हो, जबकि तुम्हारा पूरा ध्यान कहीं और है? क्या हम तुम्हें इतने कमज़ोर लगते हैं? आगे मिस्टर गो उसकी तलवार या उसकी कील को पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना किसी कारण के तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूँ? जैसे हमने ये नहीं सोचा था कि तुम हमारे तरीके अपनाओगे। वैसे तुमने एक इम्पोर्टेंट पहलू को नज़रअंदाज कर दिया, वेरिएबल। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर गो की एनर्जी बढ़ती है और वो अपनी सारी एनर्जी को अपने एक पंच में इस्तेमाल करते हैं और वो उस मोनार्च के ऊपर एक जोरदार अटैक करते हैं। लेकिन वो मोनार्च उनके अटैक से बच जाता है और वो कहता है, क्या वो तुम्हारा आखिरी दाव था? आगे मिस्टर गो कहते हैं कि हाँ। अब हम देखते हैं उस कवच के अंदर एक दरार पड़ चुकी थी जो उन दोनों को बाहरी दुनिया से अलग कर रहा था और वो अचानक से टूट जाता है और वो मोनार्च कहता है, तुमने ये सिर्फ इसके लिए किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मिस्टर गो कहते हैं, अब। और हम आगे देखते हैं संग जिनवू की एक एंट उनकी शैडो से बाहर निकलती है और वो उस होल से बाहर कूद जाती है। आगे वो मोनार्च उस एंट को देखकर हैरान होता है और वो कहता है, अराजकता का निवासी एक मामूली सिपाही आखिर क्या हासिल कर सकता है? आगे उसे याद आता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एक ब्लैक शैडो है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है, और वो उस शैडो को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और वो बिल्डिंग के टॉप से नीचे कूद जाता है उस शैडो को पकड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो मोनार्च अपने वेपन से उस शैडो के ऊपर अटैक करने जाता है। आगे हम देखते हैं कि संग जिन्वू उस एन की जगह एक्सचेंज हो गया है और वो उसके अटैक को पकड़ लेता है और जिन्वू उस मोनार्च की गर्दन को पकड़ लेता है और वो कहता है,
कि तुम क्या हो, क्या कोई एल्फ, और ये चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है।